हमारी सहयोगी बीजेपी दफ्तर के बाहर से मौसमी सिंह जुड़ गई हैं। मौसमी, जिस तरीके से बीजेपी ने समय चुना 10:45 का, ठीक उसी समय पर ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण भी शुरू हुआ था और इस बीच बीजेपी दफ्तर में नवनिर्वाचित विधायकों का भी शपथ ग्रहण चल रहा था। किस तरीके के संकेत देने का मकसद यहां पर बीजेपी का था, इस तरह की टाइमिंग और पैरेलल वहां पर ये तमाम आयोजन का करना? एकदम देखिए, बीजेपी ने अपनी तरफ से पलटवार किया है जिस तरह से शपथ ली गई। और हमारे साथ बीजेपी के विधायक है खड़गपुर सदर से, उनसे बात करते हैं। एक्टर रहे हैं पहले। शपथ जो आप लोग ने ली, उस शपथ में क्या था, बताएंगे आप जनता को? क्या क्या शपथ में ही लिए हैं कि बंगाल के 2 करोड़ 28 लाख लोग जो वोट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। 2 करोड़ 28 लाख बंगाल से भारतीय जनता पार्टी को चाहे हैं, उनको वोट दिए हैं, बट जीत तृणमूल की हुई है, इसको हम सम्मान करते हैं। बट जेपी नड्डा जी कहा है कि जिस तरह से संतरास चल रहा है, जिस तरह से लोगों को बेरहमी से खून किया जा रहा है, जिस तरह से बॉम्बिंग हो रहा है, जिस तरह से लोगों को मार रहा है, 60,000 लोग घर छोड़ के बाहर घूम रहे हैं, किसी का आश्रय नहीं है, सब लोग बेरहमी से मारे जा रहे हैं। ये संतरास के लिए हम सबको लड़ना होगा। हमारा पहला कर्तव्य है अभी ये 2 करोड़ 28 लाख लोगों को हमको रक्षा करना होगा, उनका निरापत्ता देना होगा। ये संतरास के खिलाफ हमको लड़के सबको शांति बजाय रखने के लिए हमको कहा गया है। तो कुल मिला के आप देखिए नेहा, जो शपथ ली गई है वो संविधान को बचाने के लिए, राजनीतिक हिंसा के खिलाफ। पर क्या मायूसी का माहौल है आप लोग में कि जिस तरह से एक तरफ कहा जा रहा है कि आप लोग को हार हजम नहीं हो रही है, मायूस है, इसीलिए ये सब कर रहे हैं आप लोग? हार तो हुई नहीं, हमारी तो जीत हुई है। बंगाल में 10 साल से आपको मालूम है कि गणतंत्र में जो अंबेडकर जी ने जो लिखा था, गणतंत्र जो है, संविधान जो है, उसमें कभी विरोधी शून्य नहीं होना चाहिए। विरोधी होंगे तभी तो गणतंत्र सुस्त है। तो 10 साल से कोई विरोधी नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 77 विधायक को लाए हैं। मतलब बंगाल के लोग विरोधी चाहते हैं। और यही आपके अंदर डर है, कह रहे हैं क्योंकि तृणमूल का राज आ गया, आप भाजपा के साथ थे, क्या डर है विधायकों में? सर, डर होगा तो हम बाहर क्यों हैं? डर होगा तो हम आपके सामने कैसे खड़े होंगे? डर है तो हम घर के अंदर में चोरी पहन के बैठ जाते ना। तो चोरी पहनने से कोई डरपोक नहीं होता वैसे, क्योंकि ये सेक्सिस्ट कमेंट है, इससे मैं अग्री नहीं करूंगी। पर आप डरे हुए नहीं हैं? हम लोग कोई डरे नहीं है, हम लोग इसीलिए आपके सामने हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि बंगाल। लौटूंगी मौसमी में आपके पास। अनुपम हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं राजभवन से। अनुपम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ नेहा। और हमारे साथ विवेक गुप्ता हैं जोड़ासांको से नवनिर्वाचित। बिल्कुल विवेक जी, आप लाइव में हैं। पहली बात, जिस तरह से आज गवर्नर ने कांग्रेचुलेटरी स्पीच में हिंसा की बात कही, जो अमूमन नहीं कही जाती है कांग्रेचुलेटरी स्पीच में, उसके बाद ममता जी ने दोबारा उसको काउंटर करने के लिए बात कही, तो इसको किस तरह से देखना है? देखिए, दोनों अगर एक ही बात कह रहे हैं, एक चीफ मिनिस्टर हैं, एक गवर्नर हैं, और दोनों ने ये कहा है कि भी मिल के काम करेंगे। चीफ मिनिस्टर पे उन्होंने पूरी आशा उम्मीद जगाई है, उनको पूरी जिम्मेदारी दी है कि लॉ एंड ऑर्डर अब उनके हाथ में। दीदी यहाँ से सीधा नबन्नो जा ही रही है। और जो 3 महीने में इलेक्शन कमीशन में इधर उधर चीज़ें हो रखी थी, आज से उन चीज़ों को ठीक किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दीदी ने यहाँ अपील भी की है हर राजनीतिक दल के हर कार्यकर्ता, इंक्लूडिंग तृणमूल के, कि किसी भी तरह का हिंसा न किया जाए, क्योंकि हिंसा निंदनीय है। मुझे लगता है अगर आप ये देखें तो दीदी काउंटर नहीं कर रही थी, दीदी राज्यपाल के बातों में को और बल दे रही थी, उसको और जोर दे रही थी, क्योंकि दोनों ने मिलकर एक ही बात कहा। हमें तो लग रहा है कि पिछले 5 सालों में काफी तल्ख रिश्ते रहे हैं गवर्नर और ममता बनर्जी के, तो क्या ये तल्खियां आज से शुरू हो गई या इसको मिटने की शुरुआत हुई है? नहीं, जैसा कि गवर्नर साहब ने खुद कहा कि आज से एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद, एक नई आशा के साथ आगे बढ़ के काम करेंगे। चुनाव बहुत जटिल था, बहुत कड़ा कठिन चुनाव था, लंबा चुनाव था। चुनाव खत्म हुआ, दीदी जीत गई हैं, दीदी थी, दीदी है, दीदी रहेंगी, और अब सबको एक साथ मिलकर एक सुनहरे बंगाल का निर्माण करना। बीजेपी आज ठीक 10:45 पर जब ममता बनर्जी शपथ ले रही थी, उन्होंने हेस्टिंग्स ऑफिस में भी इस तरह एक बॉयकॉट तो किया ही, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी रखा, जहां जो हिंसा हो रही है उसके बारे में बात की गई, उनसे उसके बारे में शपथ ली गई। देखिए, मैं अभी इस समय सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि टीएमसी के लोग भी मरे हैं, मगर कोई भी कारण से ज़्यादातर मीडिया जो है उस बात को रिपोर्ट नहीं कर पाई है। और मैं अभी सिर्फ अपने बीजेपी में जो भी लोग हैं
उनसे एक ही दरखास्त करूंगा कि आप लोग दीदी का हाथ मजबूत करें, एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, एक कंस्ट्रक्टिव विरोधी दल का काम करें, हिंसा को रोकने में और कोविड से रोकने में मदद करें। आप प्रधानमंत्री आपके हैं, उनको बोलिए कि बंगाल में ये चुनाव के कारण कोरोना और ज़्यादा बढ़ गया था, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन, ऑक्सीजन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। बीजेपी चाहे तो बहुत कुछ बंगाल के लिए अभी भी कर सकती है प्रधानमंत्री जी के दफ्तर के द्वारा। आज मैडम बैठक भी कर रही हैं ममता बनर्जी कोविड लेकर। इसके बाद उन्होंने साफ भी कर दिया है कि तैयारियां भी होंगी, जिस तरह से सेटअप चेंज करने की भी बात है। जी, जैसा कि आपने देखा 2 दिन में ऑलरेडी कई सारे मामले उठाए जा चुके हैं। लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन नहीं भी करके बट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस ला दिए गए हैं, क्योंकि ये कोरोना प्रिवेंशन के थ्रू रुकेगा, वैक्सीन के थ्रू नहीं रुक रहा है, ये तो हम देख चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नेहा, हमारे साथ विवेक गुप्ता थे जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, विधायक हैं जोड़ासांको से। ठीक है अनुपम, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच जयंतो घोषाल जी का मैं रुख करना चाहूंगी। जयंतो, आपने तो पूरी संबोधन को सुना है और क्योंकि आप बांग्ला ठीक तरीके से समझते हैं, जहां तक मेरी समझ कहती है, ममता बनर्जी ने कोरोना और उसके संक्रमण से जुड़े तमाम जो चुनौतियां हैं उससे निपटने की बात तो कही, लेकिन कहीं ना कहीं जिक्र हिंसा का रह गया, जिसकी वजह से राज्यपाल को इस तरीके से बीच में आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि संविधान का पालन हो और जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है वो दुरुस्त हो, ममता बनर्जी को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये संबोधन में रह गई थी क्या बात? नेहा जी, बिल्कुल आप जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं इशू को एकदम सही है, क्योंकि आप अभी नेहा जी बोल रहे थे कि ये परंपरा तो नहीं है। यूजुअली हम हर राज्य का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी देखते हैं उसमें गवर्नर का, मतलब जैसे यहाँ प्रेसिडेंट का ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी जो रूल बुक है वो कॉन्स्टिट्यूशन में सेम रूल बुक गवर्नर के लिए भी है। लेकिन ये भी सही है कि गवर्नर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी जितने वो पब्लिकली ट्वीट करते हैं, बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशन रोल है या नहीं, इसके ऊपर भी बहुत डिबेट हो चुका है, चैनल में भी हो चुका है। लेकिन अभी हम लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं कि इट्स ए जगदीप धनखड़, इट्स नॉट गवर्नर, ही हैज ए अपना, मतलब उनके जो वैल्यू है, और वो खुद कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोल रहे हैं, तो इसीलिए आई एम डूइंग माई जॉब एज ए प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो ममता बनर्जी को अच्छा नहीं लगा, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गवर्नर आज के दिन में ये इशू उठाएंगे, ये एक्सपेक्टेड ममता बनर्जी के लिए नहीं था। तो इमीडिएटली शी हैज ए पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट, शी टुक द माइक एंड शी रिप्लाइड, और बांग्ला में जो बोले हैं कि क्लियर कर दिए हैं कि कल तक जो गवर्नेंस था पुलिस का था, ये हमारा पुलिस नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने ये जो बनाया था 3 महीने के लिए, हमारे जो ऑफिसर्स जो एफिशिएंट, इफेक्टिव चेंज कर दिए थे। और इसीलिए मेरा इस वक्त जुड़ गई मौसमी, क्या हालचाल है इस वक्त वहां पर? बताया जा रहा है कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंच गए। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के तमाम जो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व है पश्चिम बंगाल का, वो तो पहुंचा ही हुआ था। उसके साथ जेपी नड्डा साहब अभी ऊपर ही है। इसके बाद वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। आइए बात करने की कोशिश करते हैं। लाइव है, एक सेकंड कैलाश जी, एक सेकंड बात करेंगे कैलाश जी से। पर कैलाश विजयवर्गीय ने, बीजेपी ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि शपथ जो ली जाएगी वो पॉलिटिकल हिंसा के खिलाफ ली जाएगी, जो सियासी हिंसा हो रही है उसके खिलाफ। और यहाँ पे आप देखिए कि तमाम बीजेपी के जो एमएलए हैं वो बाहर निकल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय से बात करेंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि लगातार यहाँ पे कल से जेपी नड्डा लगातार जो पीड़ित परिवार हैं उनके परिजनों से मिल रहे हैं, और एक तरीके से बीजेपी इसे किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में कम नहीं आंक रही है। कैलाश जी, एक सेकंड बात कर लेते हैं। कैलाश जी अभी बात कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, पर कुल मिला के बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि बंगाल की इस लड़ाई में वो अपने समर्थकों के साथ खड़े हैं। कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं सर क्या संकेत देने की कोशिश है, क्योंकि अगर आप देखिए गवर्नर साहब का भाषण भी, तो उन्होंने भी संविधान को बचाने की बात की है और संविधान की रक्षा की बात की है। देखिए, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया, अराजकता का वातावरण है। ममता जी अपने आप को बंगाल की बेटी कहती है, पर एक
बंगाल की बेटियों के साथ जिस प्रकार की हरकत गांव-गांव में हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है, लूटपाट हो रही है, लगभग 60,000 से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर गए हैं। एक विशेष वर्ग के लोग, लुंगीधारी लोग, गैंग के साथ, लुंगीधारी गैंग गांव-गांव में जा रही है। हाथ में फरसे हैं, डंडे हैं, लठ है, बम है, बमिंग कर रहे हैं, पुरुषों को मार रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये प्रायोजित हिंसा है, ममता जी के संरक्षण में हो रही है। और ऐसे समय में जब उनको जनता का मैंडेट मिला है, ऐसे समय में हिंसा करवाना, ये समझता हूँ कि प्रतिपक्ष को खत्म करने की साजिश। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है, उनके कहने पर हो रही है, उनके इशारे पर ही हो रही है, पुलिस के सामने हो रही है। पुलिस फोन नहीं उठा रही है, लोग रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं। बलात्कार जिन महिलाओं के साथ हो, वो रिपोर्ट लिखाने गए, उनको डांट के भगा दिया गया। ममता बनर्जी ने मंच से कहा कि जिनका तबादला किया था चुनाव आयोग ने और जिन पुलिस अधिकारियों ने ठीक से काम नहीं किया था, उनको हटाया जाए। देखिए, अब तो वो बदले, उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं चुनाव के बाद बताऊंगी। तो विंडक्टिव पॉलिटिक्स करने की उनकी आदत है और हम हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम प्रजातंत्र तरीके से ही लड़ेंगे क्योंकि हम एक जवाबदार राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। सर, क्या आज बीजेपी बच सकती थी इस पूरे ऑप्टिक्स से? क्योंकि आज क्या कहें तो मुख्यमंत्री का दिन था, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। तृणमूल कह रही है कि बीजेपी जबरदस्ती ये सारा तमाशा कर रही है। क्या तृणमूल से पूछे कि प्रदेश में अराजकता नहीं हो रही है? क्या लूटपाट नहीं हो रही है? क्या महिलाओं के साथ रेप नहीं हुए? तृणमूल इस बात का जवाब दे और ये कहे कि जो इस सारी हिंसा के लिए, सारी अराजकता के लिए जिम्मेदार कौन है। बेशर्मी से इस प्रकार की बातें करना, मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। गवर्नर साहब ने भी थोड़ा सा पॉलिटिकली जो है ममता बनर्जी को लताड़ा, क्या ये जरूरत था? क्योंकि आज एक बेहद औपचारिक भाषण होता है, बधाई वाला होता है, उसमें उन्होंने इस तरह से मेंशन किया। इसके ऊपर में कुछ टिप्पणी नहीं। तो यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय आप सुन रही थी नेहा ये कहते हुए कि अराजकता का माहौल है यहाँ पे और यही वजह है कि भाजपा इस अराजकता के खिलाफ जो है आज शपथ ले रही है। दिल्ली कोरोना की जकड़ से आजाद होने में लगा हुआ है, लेकिन जमीनी हालात बदलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। नए मामलों में मामूली फर्क तो है, लेकिन यह फर्क इतना बड़ा नहीं कि इसे कोरोना की रफ्तार का रुकना मान लिया जाए। दिल्ली को ऐसी तस्वीरों से निजात का इंतजार है। अस्पतालों में बिस्तरों की मारामारी, ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए संघर्ष। कोरोना से दिल्ली की लड़ाई लगातार लंबी हो रही है। आंकड़े भी कभी कम हो जाते हैं तो कभी बढ़ जाते हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,953 नए केस आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 338 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 26.73% हो गई। दिल्ली में रिकवरी दर 91.22% है। मृत्यु दर 1.44% है। तो आंकड़ों के आधार पर यह तय करना मुश्किल है कि दिल्ली में कोरोना का खतरा कम हो रहा है या नहीं। नए केस में मामूली अंतर तो दिख रहा है, लेकिन इनके आधार पर किसी नतीजे तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। बीते 5 दिनों के आंकड़ों पर गौर कीजिए। 30 अप्रैल 27,047 केस, 375 की मौत। 1 मई 25,219 केस, 412 की मौत। 2 मई 20,394 केस, 407 की मौत। 3 मई 18,043 केस, 448 की मौत। 4 मई 19,953 नए केस, 338 की मौत। यानी 5 दिनों में करीब 7,000 केस घटे हैं, लेकिन ये नाकाफी है। लगातार तीसरे हफ्ते के लॉकडाउन के बाद का यह आंकड़ा है। सवाल है कि दिल्ली में लॉकडाउन का यह सिलसिला और आगे कब तक चलेगा। केजरीवाल सरकार ने राहत के कदम तो उठाए हैं, लेकिन कोरोना का यह कहर कब थमेगा कोई नहीं जानता। जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है, उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से।
कि जितने दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ये बेचारे रोज ऑटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसी से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं। दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी ताकि उन लोगों को इस आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। केजरीवाल सरकार की माने तो दिल्ली में कोरोना की ये चौथी लहर है। दिल्ली पहले भी कोरोना से जंग जीतती रही है, लेकिन इस बार चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। ऑक्सीजन का संकट देश के हर हिस्से में दिखाई दे रहा है। दिल्ली में भी ऑक्सीजन की गंभीर किल्लत अब भी बनी हुई है। दिल्ली सरकार का यह आरोप है कि दिल्ली को जरूरत से 56% कम ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। कैसे बचाऊंगे? 4 दिन से डॉक्टर ने बोला है कुछ करिए, ऐसा कि जिंदगी बच जाए या फिर खत्म कर दिया जहर देकर इंजेक्शन। कहाँ से लाए हम ऑक्सीजन? एक एक सांस का यह संघर्ष अब दिल्ली पर भारी पड़ रहा है। जरूरतमंद एक एक सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे हैं और तमाम दावों के बावजूद ऑक्सीजन का संकट सुलझ नहीं रहा। आज सुबह गुजरात से ऑक्सीजन की खेप तो आई, लेकिन इससे संकट का समाधान होगा इसकी संभावना नहीं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस गुजरात से चलकर दिल्ली के छावनी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है। मेरे ठीक पीछे आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। काफी देर से यहाँ पर इंतजार हो रहा था। रेलवे के अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी, दिल्ली पुलिस यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है। और आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर जो 5 ऑक्सीजन के ट्रक हैं, आपको हम एक अहम बात बताते हैं कि ये जो तमाम ऑक्सीजन के ट्रक हैं, इनमें लगभग 104 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है। ये जो ट्रक गुजरात से चले थे, तो इसके लिए खास ध्यान भी रखा गया था। दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि उसे जरूरत से बेहद कम ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। दिल्ली सरकार के ऑक्सीजन बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली को कल 976 मीट्रिक टन के मुकाबले 433 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, जो कुल मांग का सिर्फ 44% है। बीते एक सप्ताह में दिल्ली को कुल मांग के मुकाबले औसतन 40% ही ऑक्सीजन मिली है और अभी भी मांग और आपूर्ति में 56% का अंतर है। दिल्ली सरकार का दावा है कि 41 अस्पतालों से SOS कॉल आए और इन अस्पतालों में 21.3 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाकर 7,142 मरीजों की जान बचाई गई। लेकिन ये हालात कब बदलेंगे, इसके बारे में कोई ठोस तस्वीर नहीं दिखती। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म करने के लिए अब अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल कराए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों के सामने इस समय है बड़ा सवाल, क्या किया जाए जब ऑक्सीजन की कमी हो? जवाब है एक ऐसी मशीन जो खुद ही ऑक्सीजन बनाती हो। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वही काम करता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में जितने भी इंडिकेटर्स बाहर दिए हुए हैं, उससे अस्पताल के मैनेजमेंट को पता चल जाएगा कि कितना ऑक्सीजन मशीन बना रही है और कितने और ऑक्सीजन की जरूरत है। छोटा हॉस्पिटल हो या बड़ा अस्पताल हो, इस समय जरूरत है इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में डिमांड और सप्लाई में काफी बड़ा गैप आ चुका है। एक समय में ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन 50 से 60 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भर सकती है और पूरे अस्पताल की 15% ऑक्सीजन की डिमांड को भी मीट कर सकती है। सबको मालूम है कि बगैर ऑक्सीजन के दिल्ली तड़प रही है। हाईकोर्ट मौजूदा संकट पर लगातार नाराजगी जताती रही है। केंद्र सरकार तक को फटकार लगा चुकी है, लेकिन अब तक ये प्रयास भाग के 3 बात साबित हुए हैं। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
दिल्ली में बेकाबू हो चले ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। आज ऑक्सीजन सप्लाई का जिम्मा देख रहे अफसरों को कोर्ट में पेश होकर पूरा लेखा जोखा देना होगा। कोर्ट ने दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना आपूर्ति न करने पर केंद्र को अवमानना का नोटिस थमा दिया है। कोर्ट ने एक दिन पहले यह भी कहा कि केंद्र मामूली चीजों की आड़ ले रहा है और दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई न करने को सही ठहरा रहा है। आप क्या आइवरी टावर में रहते हैं? आप रेत में शुतुरमुर्ग की तरह सिर छिपा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आप आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कब शुरू होगी सुनवाई या फिर शुरू हो चुकी है क्या? सुनवाई शुरू हो चुकी है, जिसमें केंद्र की तरफ से कहा गया है कि हाई कोर्ट ने कल जो टिप्पणियां की थी और हमारे बयान को गलत तरीके से समझा गया, उसको लेकर वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं इस चीज पर। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अर्जी लगा रखी है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, लिहाजा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाए, उसके बाद फिर देखा जाए। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोनों अफसर पीयूष गोयल और सुनीता डाबरा दोनों हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं। कोर्ट उनसे सवाल जवाब कर रहा है और ये दिल्ली सरकार ने बोला है कि पिछले दिनों के मुकाबले कल ऑक्सीजन की सप्लाई में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी उनको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन, यानी लोगों को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा किसी भी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना होगा, क्योंकि मांग बढ़ती जा रही है, मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले ताकि लोगों की जान बचाई जा सके ऐसे मुश्किल समय में। सुनवाई चल रही है, उम्मीद की जा रही है, जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने बताया हाई कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका लगाई है और जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ आज इस मामले की सुनवाई कर सकती है। केंद्र सरकार ने अर्जेंट सुनवाई के लिए गुहार लगाई है ताकि इस मामले में केंद्र सरकार, जो बुरी तरह दिल्ली के लोग ही नहीं केंद्र सरकार भी करा रही है, क्योंकि कोर्ट ने उनको ये कहा है कि किसी भी सूरत में किसी भी तरह से आप पूरा अमला लगाइए और पर्याप्त मात्रा में दिल्ली को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। ठीक है, नजर बनाए रखिए क्योंकि लौटेंगे आपके पास तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। आज अहम सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने और इससे हो रही मौतों को नरसंहार बताया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के हलफनामे पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोर्ट में राज्य सरकार ने भी इंतजामों का ब्यौरा रखा है। 9 जिलों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने भी अपनी रिपोर्ट रखी है। हाईकोर्ट ने 2 टूक कहा कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली किसी नरसंहार से कम नहीं है। उन्होंने इसे आपराधिक कृत्य बताया। बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, जहां से करीब 150 किलोमीटर दूर गया शहर है। ये वो शहर है जो इतिहास के आईने से लेकर वर्तमान के हालात में मशहूर रहा है, लेकिन यहां का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल अगर आप देख लेंगे तो रूह कांप जाएगी। न कोई देखने वाला है, सब कुछ तीमारदारों के भरोसे है। जल्दी किसी डॉक्टर को बताइए ना, बेचारा कहीं कुछ हो ना जाए। देखे बैठा है, 16 मीटर मेरे पास है नहीं। कोई तो कुछ तो जुगाड़ होगा, कहीं से मंगवा लीजिए ना, स्टाफ से किसी से मंगवा लीजिए। ये आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा हैं, जो बिहार में जनता को कोरोना के सामने बेसहारा छोड़ने वाली सरकार के खिलाफ लगातार दस्तक दे रहे हैं। सोमवार को सारे देश ने देखा कैसे बिहार के आरा में सरकारी लापरवाही ने देखते ही देखते एक मरीज की जान ले ली। आरा के बाद आशुतोष मिश्रा बिहार में कोरोना की कयामत में जनता की हो रही दुर्दशा दिखाने के लिए गया पहुंचे हैं। आज तक की टीम गया के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ संक्रमित मरीज और उनके तीमारदार ही दिखाई देंगे। मरीज ज्यादा हैं, अस्पताल में बेड कम है, इसीलिए जमीन पर ही मरीजों का इलाज हो रहा है। बिहार के अस्पतालों की स्थिति क्या है, ये दिखाने के लिए दरअसल शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं पड़ रहा है। सिर्फ कैमरा घुमाएं और आपको बेहाली पता चल जाती है। दरअसल मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि बेड कम पड़ गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर तो पर्याप्त है, लेकिन अभी देखा कि आपने जो मरीज हमारे सामने आए उसको नाक पर लगाने के लिए दरअसल वो जो मशीनें लगती हैं, जो तंत्र लगता है, वही नहीं है। लेकिन मरीजों को जिंदा रहने के लिए सरकारी बदइंतजामी के साथ साथ सिस्टम की उस पुरानी बीमारी से भी लड़ना पड़ रहा है
जिसका नाम भ्रष्टाचार है। बेड नहीं मिला, कौन मांग रहा पैसा? डॉक्टर नहीं मांगता है, बेड नहीं मिला आपको? हुआ दिक्कत क्या हुआ? आपने बेड मांगा इनसे? मांगे क्या बोले? बेड नहीं है, करा बेड नहीं है। ऑक्सीजन तो लगा दिया? ऑक्सीजन 2000 रुपया दे दिया। किसको दिया 2000? स्टाफ को। कौन से स्टाफ को? 2000 रुपये। जब तक इनको 10 बार जाकर नहीं बोलिए कि मैडम ये दवा बचा हुआ है, मैडम ये भी दवा आपको देनी है, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, कुछ भी चेक करने के लिए ऐसी करते करते घंटा लगा देते हैं ऑक्सीजन देने में। कहीं यहाँ जाइए तो वार्ड वालों पर जाइए, जैसे करते हुए 1 घंटा से कम नहीं लगाते। डॉक्टर तो कभी चेक करने के लिए आते ही नहीं है, जल्दी कोई डॉक्टर नहीं आते हैं, सिर्फ जो है नर्स सिर्फ देख रही है। हमारा मरीज है कोमा में है, 3 दिन से कोमा में, अभी तक वो कुछ मेजर इन लोग नहीं उठाया है जिससे वो उभर सके। इस अस्पताल में जिंदा रहना अपने आप में बड़ी चुनौती है। वार्ड बॉय के अलावा फर्श पर पड़े मरीजों की सुनने वाला कोई और नहीं है। पल भर में कभी भी किसी की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो कभी ऑक्सीजन मशीन में दिक्कत आने लगती है और कभी किसी कोने में मरीज बेचैन होने लगता है तो कभी दूसरे कोने से मदद के लिए चीख पुकार मच जाती है। कोई स्ट्रेचर पर लेटा है, कोई कुर्सी पर लेटा है तो कई लोग जमीन पर ही पड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कितने मरीज इस अस्पताल से ठीक होकर वापस जाते होंगे। अभी तक तो सर दम तोड़ दिया होगा, कम से कम डी कर गया होगा तो 100-150 पार कर गया होगा सर। कितने दिनों में? 10 दिन में। यहाँ इस अस्पताल? जी 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 जी। ऑक्सीजन की कमी से 5-6 पूरा अस्पताल वार्ड बॉय के हवाले है। मरीज की जान भगवान भरोसे है, लेकिन अस्पताल प्रशासन इसी बात में खुश है कि जमीन पर ही सही वो इलाज तो कर रहा है। किसी भी हाल में पेशेंट को हम सफर नहीं करने दे रहे, बट इतने बड़े महकमे को रातों रात ठीक करना शायद संभव नहीं हो पा रहा है। थोड़ी बहुत कमी बेसी रह रही है, लेकिन किसी को भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा रहा। बिहार में कैसे इलाज हो रहा है, तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। जहां कोई अपने मरीज को गोद में उठाकर ले जा रहा है तो कोई बेटा अपने पिता को बाइक से ही पटना जाने को मजबूर है। गया जैसे शहर का ये हाल है तो सोचिए बिहार के गांव में सरकारी बदइंतजामी और कोरोना मिलकर क्या तबाही मचा रहे होंगे। आशुतोष मिश्रा, गया, आज तक।